स्वागत है दोस्तों आपका इस चैनल पे। और आज हम शुरू करने वाले हैं MCU 01 इग्नू एमकॉम की यूनिट 5। ये चैप्टर बेसिकली लर्निंग के बारे में है। एक बिहेवियर एक इंडिविजुअल का कैसे डेवलप होता है, एक मैनेजर एक पर्सन के बिहेवियर को कैसे मोल्ड कर सकता है, इन चीज़ों के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले सवाल उठता है कि इंडिविजुअल बिहेवियर किन चीज़ों से डिफाइन होता है। एक पर्सन कैसा बिहेव करेगा वो किन चीज़ों पर डिपेंड करता है। आपने 10th क्लास में सुना होगा कि हमारी जो अपब्रिंगिंग हुई है, हम जैसे भी हैं, उसमें हमारी हेरिडिटी का काफ़ी रोल रहता है। हाँ, बिल्कुल सही। हमारे जीन्स का हमारी पर्सनैलिटी पर, हमारे थॉट प्रोसेस पर, हमारे बिलीव्स पर काफ़ी इम्पेक्ट रहता है, हमारी स्किल्स पर, हमारे एटीट्यूड्स पर। लेकिन इसके साथ साथ एक चीज़ और आती है, वो होता है इन्वायरमेंट, कि हमारे आसपास का माहौल कैसा है, हम किस तरह के स्कूल में पढ़े, हमारी फैमिली कैसी है, और इसके अलावा हमारा कल्चर कैसा है, हमारा इन्वायरमेंट कैसा है। इन चीज़ों का सब मिलाकर, हेरिडिटी और इन्वायरमेंट को मिलाकर एक इंडिविजुअल का बिहेवियर बनता है। वही सब इन दो पैराग्राफ में बताया गया है। और आपको पता है हर पर्सन के पास मिलने वाली हेरिडिटी और इन्वायरमेंट अलग अलग होता है। इसी वजह से, क्योंकि इन्फ्लुएंस दोनों चीज़ का रहता है, हेरिडिटी का भी इन्वायरमेंट का भी, हमारी पूरी वर्ल्ड में कोई भी पर्सन एज इट इज़ सेम नहीं होता। इवन दो ट्विंस, आइडेंटिकल ट्विंस भी सेम नहीं होते। तो अब जॉन इवेनविच एंड माइकल मैटेसन ने 4 फैक्टर्स बताए हैं मेजरली, जो हमारे बिहेवियर पैटर्न पे काफ़ी इम्पैक्ट डालते हैं। वो क्या क्या हैं? डेमोग्राफिक फैक्टर्स, एबिलिटीज़ एंड स्किल्स, परसेप्शन, एटीट्यूड एंड पर्सनैलिटी। ये तो 4 से ज़्यादा है, लिख लेना आप लोग। डेमोग्राफिक फैक्टर्स, इसमें आ जाता है हमारा सोशो इकोनॉमिक स्टेटस, कि हमारे पास कितनी वेल्थ है, हमारा सोशल स्टेटस क्या है। इसके अलावा हमारी एजुकेशन कहाँ तक की है, हम किस तरह के नेशन में रहते हैं, हमारी रेस क्या है, हमारी जाति क्या है, किस एज के हम हैं, और हमारा क्या जेंडर है। एक पर्सन जो ज़्यादा वेल एजुकेटेड होगा ना, उसका बिहेवियर हमेशा दूसरे वाले से अच्छा होगा। हाँ, पर कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं इंडिया में। उसके अलावा आती हैं एबिलिटीज़ एंड स्किल्स। आपको एक पर्सन को कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए, उसके लिए ज़रूरी एबिलिटी और स्किल उसके पास होनी ज़रूरी है। एक पर्सन के पास जो एबिलिटी और स्किल होती है वो डिफाइन करती है उसके इंडिविजुअल बिहेवियर को। नेक्स्ट है परसेप्शन। हमारी कॉग्निटिव प्रोसेस कैसी है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन के बारे में, एक पर्टिकुलर टास्क के बारे में, या एक पर्टिकुलर बिलीफ के बारे में, वो हमारी पर्सनैलिटी डिफ़ाइन करती है, हमारा परसेप्शन डिफ़ाइन करती है। एक पर्सन किस चीज़ को लेकर कैसे सोचता है वो उसकी परसेप्शन डिफ़ाइन करती है। एक पर्सन की परसेप्शन को काफ़ी फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, और इसीलिए एक मैनेजर को ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जहाँ वो फेवरेबल वे में काम कर सके और फेवरेबल परसेप्शन ही उनकी डेवलप होए। उसके अलावा एटीट्यूड, एक पर्सन का एटीट्यूड कैसा है वो डिटरमाइन होता है उसकी फैमिली, सोसाइटी, कल्चर, पीयर्स और ऑर्गेनाइजेशन फैक्टर्स की वजह से। इसीलिए मैनेजर्स को ज़रूरी होता है कि वो वेरिएबल्स के बारे में जानकारी हो, उन्हें जो एक जॉब से रिलेटेड है, उनकी जॉब से रिलेटेड है, ताकि वे एक फेवरेबल वर्किंग एनवायरनमेंट अपने एम्प्लॉयज़ को दे सके और उसके एम्प्लॉयज़ बेटर तरह से परफॉर्म कर सके और बेटर एटीट्यूड डेवलप कर सके अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, अपने टास्क के बारे में। इसके अलावा हमारे पास आ जाती है पर्सनैलिटी। एक इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी, कितना वो ऑनेस्ट होगा, कितना वो इंट्रोवर्ट होगा, कितना वो टॉकेटिव एग्रेसिव होगा,
ये सब उसकी पर्सनैलिटी के ऊपर बात होती है। इसीलिए एक मैनेजर के लिए ज़रूरी होता है कि वो हर एम्प्लॉय की, उसके हर सबऑर्डिनेट की पर्सनैलिटी को अच्छे से जज कर पाए, ताकि वो उसी के अकॉर्डिंग उसे टास्क दे और उसी के अकॉर्डिंग उसके साथ पेश आए, बिहेवियर करे। नेक्स्ट हमारे पास आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग। यहाँ कुछ डिफाइन दी गई है लर्निंग की, वो आप पढ़ लेना। यहाँ आओ। एक स्टडी हुई थी यूके में, उसमें लर्निंग एक्सपीरियंस के बारे में फाउंड किया गया और देखा गया कि मैनेजर को कैसे परफॉर्म आना चाहिए अपने एम्प्लॉयज़ के साथ। उसको एक स्ट्रैटेजिक ओवरव्यू रखना चाहिए। इससे हमारा क्या मतलब है, एक मैनेजर को अपने बिजनेस के बारे में एक ब्रॉडर व्यू रखना चाहिए। उसको उसके हर एस्पेक्ट के बारे में नॉलेज होनी चाहिए और उसको किस एक विज़न होना चाहिए उसको उसके पास कि मुझे अपने बिजनेस को यहाँ तक लेके जाना है। उसका थिंकिंग स्टाइल क्लियर एंड मोर इनफॉर्मल थिंकिंग होनी चाहिए। जो भी वो सोचे अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, वो उसके बारे में क्लियर हो। उसके अलावा वो इनफॉर्मल थिंकिंग करें, सिर्फ फॉर्मली नहीं कि ये मतलब फॉर्मली आप देखो तो आपको ये काम इस तरह से करना है, ये आपका होता है। आप स्कूल जाते हो, आपको डिसिप्लिन में रहना है, ये आपकी फॉर्मल थिंकिंग है। लेकिन आपने अगर ये सोचना है कि मुझे पढ़ना भी है, डिसिप्लिन में भी रहना है, तो क्योंकि मुझे आगे जाके कुछ बनना है, तो वो आपके अंदर से आ रहा है, वो इनफॉर्मल थिंकिंग है। इसके अलावा एक्शन ओरिएंटेशन, आप बहुत मोर प्रोएक्टिव बने और इनिशिएटिव लेने का स्टार्ट करें। मतलब आपको टास्क इस तरह से परफॉर्म करने हैं ताकि आपका बिजनेस एक्सपेंड हो और काफ़ी ग्रोथ हो उसकी। रिफ्लेक्शन, आप अपनी मिस्टेक्स से सीखो और उनको रिपीट ना करो। आपका पर्सनल स्टाइल, जैसे आप एम्प्लॉयज़ के साथ डील करें वो उनके लिए सेंसिटिव होना चाहिए। मान लो आपको किसी की मान लो आपके एक एम्प्लॉय के घर में काफ़ी दिक्कत है, वो उस वजह से लेट आता है, आपको उससे सीधा जाकर उसके ऊपर रूडली बिहेवियर नहीं करना है। आपको उससे प्यार से बात करनी है, जाके पूछना है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो, क्या रीज़न है और किस तरह से मैं इसके साथ डील कर सकता हूँ। एक केयरिंग एटीट्यूड और सेंसिटिव एटीट्यूड जब भी एक मैनेजर एक एम्प्लॉय की तरफ दिखाएगा तो एम्प्लॉय का मोटिवेशन बढ़ेगा उस कंपनी में काम करने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस इंक्रीज़ होगी और कहीं ना कहीं वो भी यहाँ सेल्फ क्रिटिकल होगा कि हाँ, मुझे अपनी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ भी मेरी एक ड्यूटी बनती है और मुझे उससे भी कंप्लीट करना है। सेल्फ अवेयरनेस, आप एग्रेसिव बिहेवियर ना करो और अपना एग्रेसिव बिहेवियर, मान लो हो जाता है हम सबके साथ कि किसी सिचुएशन में हमें गुस्सा काफ़ी आ जाता है, तो आपको ऐसी सिचुएशन में गुस्सा ना करते हो या फिर गुस्सा आ भी गया तो उसे कंट्रोल करते हुए आपको फीडबैक की तरफ जाना है कि हाँ, कि किस तरह से काम कर सकते हैं, किस तरह से हम इस सिचुएशन से बाहर निकल सकते हैं। आप जब दूसरे के किसी और के साथ डील करो, चाहे वो आपका एम्प्लॉय हो, चाहे आपका कस्टमर हो, चाहे आपका वेंडर हो, आप उसके साथ ऑनेस्ट तरीके से काम करिए, टीम वर्क काम करिए और डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट स्टाइल को अप्रोच कीजिए। यहाँ आपकी वही डिफाइन लिखी है बोल्ड अक्षरों में और उसी के बारे में बताया गया है कि लर्निंग रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर विच अकर्स एज अ रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस और प्रैक्टिस। आपने एक बिहेवियर को तब अपना लिया है अच्छे से, उसके बारे में आपने सीखा कैसे है, एक्सपीरियंस से, ऑब्जर्वेशन से और प्रैक्टिस से। नेक्स्ट हम यहाँ पढ़ेंगे लर्निंग एंड परफॉर्मेंस के बारे में। बिजनेस टुडे अखबार में जनवरी 21, 2001 में एक रिपोर्ट छपी थी, उसमें कुछ बातों के बारे में बताया गया था और उसमें बताया गया था कि बेस्ट एम्प्लॉयर्स इंडिया में कैसे होते हैं और वो किस तरह की सिचुएशंस अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करते हैं। इस स्टडी का नाम हैबिट स्टडी था और ये कुछ 6-7 पॉइंट हैं जो उस रिपोर्ट में सामने आए थे। जितनी भी कंपनीज़ को उसमें सर्वे किया गया था उसमें देखा गया था कि 75% to 100% वो अपनी
इनकम का, अपने हाँ अपनी ऑर्गेनाइजेशन की इनकम का वो सैलरी दे रहे हैं। 80% ऑफ कंपनीज प्रेफर करती थी इंटरनल पे स्केल्स देने का, बैंड्स देने का, और वो पे द पर्सन के बेसिस पे नहीं करती थी। मतलब वो इस तरह से काम नहीं करती थी कि हाँ ये मेरा एम्प्लॉय, मुझे इसे कुछ पे करना पड़ेगा। वो अब उनको अपना रिसोर्स समझती थी और उनकी नीड्स के ऊपर भी काम करती थी, और उनके जितनी उन्होंने मेहनत की थी और जितना वो उनको उसके लिए दे सकते थे उसके ऊपर काम करती थी वो कंपनियाँ। सारी कंपनियाँ कुछ वेरिएबल पे दे रही थी, जैसे कि हम डीएनएस अलाउंस देते हैं, हाउस रेंट अलाउंस देते हैं, कुछ परक्विजिट्स देते हैं, वो सब दे रही थी। सारी कंपनीज फॉर्मल परफॉर्मेंस प्लानिंग और फीडबैक पे काम करती थी, और 80% कंपनीज मल्टी सोर्स फीडबैक पे काम करती थी, यानी कि वो अपने एम्प्लॉयज़ से डिसीज़न मेकिंग में इनिशिएटिव लेती थी, हेल्प लेती थी। सारी जो कंपनीज थी उसमें जब स्टडी करी गई थी तो उनमें देखा गया जो परफॉर्मेंस मैनेजमेंट है उसको एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट से डील किया जाता है, डायरेक्टली रिलेट किया जाता है, ना कि पे डिसीजन से। यानी कि आप सिर्फ उनको ये नहीं कहोगे कि आपको ये काम करना है और इसके लिए मैं आपको इतने पे करूँगा, नहीं। आप एम्प्लॉयज़ के डेवलपमेंट में भी काम करती थी वो कंपनियाँ। Individual performance was rewarded to every 12 months at all companies. Typically 25% of base pay was the average payment method. देखा गया कि इंडिविजुअली को अच्छा परफॉर्म करने पर 12 मंथ्स के पीरियड में आपकी जब परफॉर्मेंस अच्छी जा रही है तो आपको 2-3 टाइम्स पूरे साल में, मतलब जितनी भी आपका जब ग्रोथ पीरियड हो रहा है, आपकी कंपनी ग्रोथ कर रही है, तो जिन एम्प्लॉयज़ की वजह से वो ग्रोथ आ रही है उनको उनकी सैलरीज में प्रमोशन मिलता था, इंक्रीमेंट मिलता था। 50% ऑफ कंपनीज जो ब्रॉड बेस्ड ऑप्शन प्लान का यूज़ करती थी, जो आपका ईसॉप देखते हैं ना हम, एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन प्लान, उसके बारे में बात हो रही है। सारी कंपनीज अचीवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़ को रिकॉग्नाइज करती थी, और 70% कंपनीज उसके लिए उन्हें कुछ बोनस, कुछ अवार्ड करती थी कैश के रूप में। उसके बाद हम देखते हैं स्टीवन एंड मैरी एनवॉन ने कुछ 4 फैक्टर्स को आइडेंटिफाई किया है जिससे कि एम्प्लॉय की वॉलंटरी बिहेवियर और परफॉर्मेंस में इंक्रीमेंट आती है। तो देखते हैं इन सबको। एबिलिटी, यहाँ देखा गया एक पर्सन के अंदर इतनी एबिलिटी डेवलप करनी चाहिए या उनको एसेस किया जाता है कंपनी में लेने से पहले, जिससे वो टास्क अच्छे से परफॉर्म कर पाए। एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम आपका इसी के रिगार्डिंग आपने देखा होगा, जब हम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठते हैं तो वहाँ हमसे जिस जॉब पे वो काम कराना चाहते हैं उससे टेक्निकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जिसने प्रैक्टिकली एस्पेक्ट में उसके बारे में सोचा होगा या काम किया होगा वही उन क्वेश्चंस का आंसर कर पाता है। तो वो एक रिक्वायरमेंट होती है आपकी, जिससे वो आपकी एबिलिटी को जज कर पाते हैं। इसके अलावा रोल परसेप्शन का मतलब है आप अपने रोल के बारे में क्या सोचते हैं वो देखा जाता है। ये इसके लिए आपका इंटरव्यू किया जाता है, जब आपसे उस टास्क के बारे में कुछ सवाल पूछे जाते हैं तो आपके रोल परसेप्शन को जज किया जाता है। मोटिवेशन, हम सब चाहते हैं अगर हम मोटिवेटेड होंगे तो हम बेटर परफॉर्मेंस करेंगे। ऐसा सेम एम्प्लॉयज़ के साथ होता है एक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर एक मैनेजर एम्प्लॉयज़ को मोटिवेटेड रखता है तो उस ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छी जाने वाली है। सिचुएशनल कंटिजेंसी, देखो हर जॉब को एक पर्टिकुलर सिचुएशन में परफॉर्म करना पड़ता है, और वो सिचुएशन फेवरेबल भी हो सकती है, अनफेवरेबल भी हो सकती है। अगर एक मैनेजर अपने ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को फेवरेबल कंडीशंस प्रोवाइड करता है तो एम्प्लॉयज़ बेटर परफॉर्म करेंगे। फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस, वेल स्ट्रक्चर्ड टास्क, बेटर रिसोर्सेज, गुड मार्केटिंग स्ट्रेटजी में फैसिलिटेट द परफॉर्मेंस ऑफ द एम्प्लॉयज़। अगर फेवरेबल वर्किंग कंडीशंस हैं, आपके टास्क क्लियर है, आप बेटर रिसोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, आपकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अच्छी है,
तो आपके एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अच्छी ही होगी। इसके अलावा भी कुछ और इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं परफॉर्मेंस के, उनको भी आप लिख सकते हो इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट हमारा आता है थ्योरीज ऑफ लर्निंग्स। इसके बारे में हम कुछ इस बारे में हम कुछ थ्योरीज पढ़ेंगे, कुछ डिफरेंट प्रोपाउंडर्स के द्वारा। सबसे पहले आती है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इस थ्योरी को दिया था डॉक्टर पैवलोव ने। उनके पास एक कुत्ता था और उन्होंने उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था, उन्होंने उसके बिहेवियर की स्टडी करी थी। तो अब उन एक्सपेरिमेंट के बारे में सुनते हैं। उन्होंने देखा कि जब मैं अपने कुत्ते को खाना डिलीवर देता हूँ, तो वो राल प्रोड्यूस करता है, सलाइवा प्रोड्यूस करता है उसके माउथ से। हर एनिमल्स के साथ होता है और कई बार तो कुछ ह्यूमंस के साथ भी होता है ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पे ये था अनकंडीशनल स्टिमुलस और अनकंडीशनल रिस्पॉन्स। जो आपने दिया जा रहा है, ठीक है, वो अनकंडीशनल स्टिमुलस, और जो वो बिहेवियर प्रोड्यूस कर रहा है वो अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बेल लगाई, उसके डॉग हाउस में एक बेल लगाई, और उन्होंने फिर क्या किया, उस बेल को पहले बजाते थे, उसके बाद खाना देते थे, हाथ के हाथ खाना दे देते थे। तो उन्होंने देखा अब भी सलाइवा प्रोड्यूस हो रहा है। यहाँ पे क्या हुआ, बेल के साथ सलाइवा प्रोड्यूस नहीं होता, बेल आपका अनकंडीशनल स्टिमुलस है, और खाने के साथ तो सलाइवा प्रोड्यूस होता है। एक मिनट, बेल आपका कंडीशन स्टिमुलस है और खाना अनकंडीशनल स्टिमुलस है, और उसके साथ सलाइवा प्रोड्यूस होना वो भी अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या किया, बेल को तो बजाया लेकिन खाना नहीं दिया, ठीक है। तो अब की बार क्या हुआ, बेल के साथ ही सलाइवा प्रोड्यूस हो गया, जो कि नेचुरल नहीं है। बेल यहाँ आपका कंडीशन स्टिमुलस था और उसके साथ सलाइवा प्रोड्यूस होना भी कंडीशन रिस्पॉन्स था। तो एक एसोसिएशन बिठा दी थी उन्होंने, एक कंडीशनल स्टिमुलस के साथ, एक स्टिमुलस और एक रिस्पॉन्स के साथ उन्होंने एसोसिएशन बिठा दी थी। ये होता है क्लासिकल कंडीशनिंग। इसी के द्वारा हम पायलट ट्रेनीज को सिखाते हैं कि पायलट कैसे उड़ाना है। देखा जाता है कि एक एरोप्लेन जब एक पायलट उड़ाता है, जब उसकी ट्रेनिंग चल रही होती है, तो जैसे ही वो एक नीचे वाले अल्टीट्यूड पे लेके जाते हैं जहाँ पे नहीं लेके जाना होता, तो एक वार्निंग सिग्नल बजता है, एक लाइट बजती है, और तब उनके साथ ट्रेनर होता है और वो हाथ के हाथ अपना प्लेन ऊपर ले जाते हैं कि इस अल्टीट्यूड से नीचे मुझे नहीं जाना था, मुझे ऊपर कर लेना चाहिए। जब वो इसके साथ कुछ टाइम तक ट्रेनिंग लेते हैं तो धीरे धीरे उनकी एसोसिएशन बन जाती है और वो वार्निंग सिग्नल के साथ खुद ही प्लेन उड़ाना सीख जाते हैं। जिस एल्टीट्यूड पे उन्हें रखना होता है वो रख लेते हैं बिना ट्रेनर की हेल्प के साथ। इस थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी थी, क्योंकि यहाँ पर हमने देखा कि जो हमने डॉग है उसको पैसिव एलिमेंट की तरह रखा कि हम उसको जैसे जैसे करते जाएंगे वो वैसे वैसे करेगा। लेकिन हमारी वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता है। एक ह्यूमन बीइंग पैसिव एलिमेंट नहीं है, वो सोचने समझने वाला व्यक्ति है। वो हर चीज़ के बीच में एसोसिएशन ढूंढता है, देखता है कि ये मेरे साथ कुछ गलत किया जा रहा है। इस सिचुएशन में अगर हम एक ह्यूमन को रखें तो वो समझ जाएगा जनरली कि मेरे साथ क्या किया जा रहा है। बिसाइड दिस ग्राउंड्स उनकी काफ़ी लिमिटेशंस थी इस थ्योरी की। यही थ्योरी की लिमिटेशन थी बेसिकली कि उसको पैसिव एलिमेंट में रखा जाता है। लेकिन एक एसोसिएशन बिठाना का फिनोमेना इससे डेवलप हो गया था। प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन इस थ्योरी से डेवलप हो गया था। उसके बाद हम आते हैं ऑपरेंट कंडीशनिंग में। इसके प्रोपाउंडर थे प्रोफेसर B.F. स्किनर। इन्होंने क्या किया, लर्नर के रिस्पॉन्स को एक स्टिमुलस के साथ जोड़ दिया। देखो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक डब्बा बनाया, एक बॉक्स बनाया, स्किनर बॉक्स जिसे कहते हैं। उसमें हमने इस तरह से सिस्टम था, एक रैट को रख दिया, मतलब तो कुछ टाइम तक तो रैट बिल्कुल इनोसेंट सा साफ सीधा था, अपनी जगह पे बैठे रहता था। कुछ टाइम बाद भूख भी लगती है इंसान को, है ना, और एक जगह बैठे बैठे वो बोर हो गया। उसके बाद उसने क्या किया, हाथ पैर मारने शुरू करे उस
पूरे बॉक्स के अंदर वो इधर उधर घूमने लगा। फिर उसका एकदम से उसके बॉक्स को जहाँ से खुलता था वहाँ उसका पैर पड़ा। वहाँ पैर पड़ते ही उसको खाना मिला। ठीक है, अभी उसकी भूख शांत हो गई, वो आराम से बैठ गया वापस। फिर कुछ टाइम बाद उसे भूख लगी, फिर उसने ये एक्शन किया। उसके बाद फिर भूख लगी, फिर एक्शन किया। उसको खाना हर बार मिल रहा था। धीरे धीरे उसे पता चल गया कि जैसे जैसे मैं एक्शन करूँगा मुझे, और ये पेडल खुलेगा तो मुझे खाना मिलेगा। तो वो बार बार ऐसा करने लगा। जब भी उसे भूख लगती है वो ऐसा ही करता। उसके बाद क्या हुआ, हम इससे रैट ने एसोसिएशन सीख लिया था। यहाँ पे जो उसको खाना मिल रहा था वो एक रीइंफोर्समेंट की तरह था, उसको एक बेनिफिट मिल रहा था, तो वो बार बार ऐसा कर सकता था। हम इस बॉक्स को इस तरह से भी अरेंज कर सकते हैं कि जो लीवर को प्रेस करना है, जैसे मैं पैडल बोल रही थी, उस लीवर को प्रेस करने पे फूड ना आए, तो वो एक्शंस को करना बंद कर देगा। कुछ बार हम ऐसे कर देंगे, इसे हम कहते हैं, जो हमने कहा ना कि फूड नहीं मिल रहा, या कुछ बार मिल रहा है कुछ बार नहीं मिल रहा, तो उसे पार्शियल रीइंफोर्समेंट कहते हैं। आधी बार मिल रहा है आधी बार नहीं हो रहा, पार्शियली रीइंफोर्समेंट मिल रहा है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं कि प्रेसिंग लीवर पे उसको शॉक मिले, इलेक्ट्रिक शॉक, तो ये उसके लिए नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का काम करेगा और वो इस चीज़ से बचने की कोशिश करेगा। इसे देखा गया कि रीइंफोर्समेंट फॉलो करता है रिस्पॉन्स को। रीइंफोर्समेंट जो दिया जाता है उससे रिस्पॉन्स पे फ़र्क पड़ता है। अगर पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, जैसे फर्स्ट केस में था, तो बिहेवियर बार बार रिपीट होगा। और जब लास्ट वाला दिया गया जैसे नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, तो बिहेवियर एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, वो टास्क वो कभी करना ही नहीं चाहेगा पर्सन। इसी को अगर हम एक ऑर्गेनाइजेशन में देखें, तो जब एक पर्सन को किसी टास्क को करने पर शाबाशी, बोनस, एप्रिसिएशन, प्रेज मिलता है, तो वो उस टास्क को बार बार परफॉर्म करता है और उतनी ही डेडिकेशन के साथ परफॉर्म करता है। पर जिस टास्क के लिए उसे कुछ नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मिलता है, तो उस टास्क को नहीं करता है। कि नेक्स्ट थ्योरी हमारी कॉग्निटिव लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरी दी गई थी टॉलमैन के द्वारा। इन्होंने क्या किया, एक भूल भुलैया टाइप बनाई। जैसे आप लोगों ने बचपन में न्यूज़पेपर में खेल देखे होंगे, बुक्स में खेल देखे होंगे, कि रास्ता बना के आपको एक ऊपर का पॉइंट दिया जाता है और एक लास्ट में वहाँ तक पहुँचना होता है। आपको भूल भुलैया में से रास्ता निकालते हुए वहाँ तक पहुँचना होता है। अब उन्होंने इस तरह का कंस्ट्रक्ट किया एक जगह, एक चूहे के लिए, और वहाँ एक मेज जिसे कहते हैं, उन्होंने एक भूल भुलैया टाइप मेज क्रिएट किया, उसमें एक चूहे को छोड़ दिया। अब चूहा और बाहर रख दिया खाना, तो जैसे ही वो खाने की स्मेल आती तो वो उसने एक्शन करना परफॉर्म करता और किसी तरह से भूख लगने पर वो वहाँ पहुँच जाता। इससे स्टिमुलस और रिस्पॉन्स का स्टिमुलस का पेयर बन गया था। और खाना यहाँ उसके लिए क्यूज का काम कर रहा था। उसे पता चल रहा था ना स्मेल से कि खुशबू कहाँ से आ रही है, गरम खाना था, तो इसीलिए वो वहाँ तक पहुँच गया। और उन्होंने उसको एक कॉग्निटिव मैप बनाने में आसानी हुई, जिससे कि वो वहाँ तक पहुँच गया। तो इसी से हम सीखते हैं कि हम कॉग्निटिव मैप बना के भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। जैसे हम फ्लो चार्ट्स बनाते हैं, कॉन्सेप्ट मैप बताते हैं। नेक्स्ट है हमारी सोशल लर्निंग थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि हम अपनी ऑब्जर्वेशन और डायरेक्ट एक्सपीरियंस से भी बहुत कुछ सीखते हैं। इसके एग्जाम्पल मैं आपको एक बस से देना चाहूँगी। एक बस का कंडक्टर धीरे धीरे सीखता है कि किस तरह के पैसेंजर से किस तरह से बात करनी है, जिससे वो ज़्यादा रूड ना हो और उसके साथ उसकी बस में बैठे। हम किसी भी काम को सीखते हैं, स्पेशली प्रैक्टिकल लर्निंग,
वो हमारी ऑब्जर्वेशन से और एक्सपीरियंस से सबसे ज़्यादा होती है। यही आपकी सोशल लर्निंग थ्योरी है। उसके बाद आता है आपके पास स्ट्रैटेजीज फॉर चेंज ऑफ बिहेवियर। आप अपना बिहेवियर को चेंज करने के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजी अपना जा सकते हैं, या बिहेवियर मॉडिफिकेशन के क्या क्या स्टेप होते हैं। ये बिहेवियर मॉडिफिकेशन के स्टेप आपको जेनिफर और गैरेथ ने दिए थे। इन्होंने सबसे पहले कहा आपको आइडेंटिफाई करना होगा एक मैनेजर को कि क्या बिहेवियर ऐसे लर्न करवाना है। जैसे कि एक मैनेजर ने देखा कि उसके सेल्समैन की सेल्स अप टू द स्टैंडर्ड लेवल नहीं आ रही है, तो उसको पता चल गया ना कि मुझे उसकी सेल्स को अप टू स्टैंडर्ड 100% लाना है। उसके बाद उसने देखा बेसलाइन परफॉर्मेंस कि किस परसेंटेज तक वो स्टैंडर्ड, किस परसेंटेज तक वो आउटपुट ला पा रहा है, सेल्स ला पा रहा है, कितना डेविएशन है स्टैंडर्ड से। फिर फंक्शनल एनालिसिस में उसने देखा कितना, उसने इवेल्युएट करा कितना डेविएशंस आ रहा है और उस डेविएशन के पीछे कारण क्या क्या है। फंक्शनल एनालिसिस किया उसने। उसके बाद उसने इंटरवेंशन स्ट्रैटेजी आई, उसने इंटरवीन किया, उसने कुछ रीइंफोर्समेंट देना शुरू किया, कुछ पॉजिटिव कुछ नेगेटिव, वैसे तो नेगेटिव नहीं पॉजिटिव ही दी, जैसे प्रेज, एप्रिसिएशन, बोनस, एडिशनल बेनिफिट, ताकि उस सेल्समैन अपने पूरे पोटेंशियल तक और ऑर्गेनाइजेशन जो पोटेंशियल चाहती है वहाँ तक पहुँच पाए। उसके बाद उसने एक मैनेजर ने इवेल्युएट करी उसकी परफॉर्मेंस कि वो क्या परफॉर्म कर, अगर वो स्टैंडर्ड लेवल तक पहुँच गया है तो बहुत अच्छी बात है। अगर वो स्टैंडर्ड सेल्स अभी तक नहीं ला पा रहा है तो इस प्रोसेस को आगे तक चलाएगा मैनेजर जब तक वो स्टैंडर्ड लेवल की परफॉर्मेंस नहीं ला पाता। इस बिहेवियर मॉडिफिकेशन प्रोग्राम की कुछ लिमिटेशंस हैं। देखो, जैसे कि गुड अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, सेलिंग वर्क, ये नॉन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है। इनको तो हम कर सकते, ये बिहेवियर देखो, ये ऑब्जर्वेबल बिहेवियर है, गुड अटेंडेंस, पंक्चुअलिटी, सेलिंग वर्क एट्सेट्रा। इनको हम रीइंफोर्समेंट दे के अप टू द मार्क ला सकते हैं, लेकिन क्या एक पर्सन में डिसीजन मेकिंग क्वालिटी आप डेवलप कर सकते हो रीइंफोर्समेंट से? नहीं। ये उसके इंटेलेक्चुअल लेवल पे डिपेंड करता है, उसके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है कि वो किस तरह से सोचेगा और कितनी नॉलेज उसे होगी और कितने अच्छे डिसीजन वो ले पाएगा। नेक्स्ट, ऑपरेंट कंडीशनिंग एंड चेंज ऑफ बिहेवियर। ऑपरेंट कंडीशनिंग जो स्किनर वाली थी, इसमें आपका आता है रोल ऑफ रीइंफोर्समेंट, किस किस तरह से रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। अब मेरे वर्ड्स को देखते जाना साथ साथ। सबसे पहला आता है पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट रेफर्स टू प्रोवाइडिंग फेवरेबल आउटकम ऑफ अ डिजायर्ड बिहेवियर। जैसा बिहेवियर आप चाहते थे, डिजायर्ड बिहेवियर, उसके लिए फेवरेबल आउटकम अगर प्रोड्यूस किए जा रहे हैं तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट दिया जाता है। जैसे अगर आपने अपना काम अच्छे से किया, आपको अप्रिसिएशन में भी, ठीक है, ये तो आपका पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट था। अब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आपको एक अनप्लीजेंट आउटकम दिया जाएगा आफ्टर परफॉर्मिंग अ डिजायर्ड बिहेवियर सो दैट द पर्सन अवॉइड्स परफॉर्मिंग द बिहेवियर। अगर आपने एक ऐसा बिहेवियर करा है जो अनडिज़ायरेबल है, यहाँ गलत लिखा हो, अनडिज़ायर्ड बिहेवियर आना है यहाँ, तो आपको एक अनप्लीजेंट आउटकम दिया जाएगा ताकि आप उस एक्शन को रिपीट ना करो। जैसे कि एक पर्सन ने किसी भी लेडी को हरास किया एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो उसको काफ़ी आपने डांटा, उसकी सैलरी डिडक्ट कर दी, तो ये सब नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में आता है। ज़रूरी नहीं और ऐसा ही हो, अगर कोई और भी टास्क होता है जहाँ पे उस पर्सन ने सही से परफॉर्म नहीं किया है तब भी आप नेगेटिव रीइंफोर्समेंट दे सकते हो। एक्सटिंक्शन, इसका मतलब होता है डूइंग नथिंग। आपने कोई रीइंफोर्समेंट दी ही नहीं, ना अच्छी ना बुरी, तो धीरे धीरे क्या होगा, जो बिहेवियर होगा वो एक्सटिंक्ट हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। पनिशमेंट, जैसे कि अनडिजायर्ड बिहेवियर था, उसके लिए आपने अनप्लीजेंट आउटकम दिया। जैसे कि आपने ये फियर दिया या फिर कि एक पर्सन को पनिश किया, आपने जॉब से निकाल दिया,
कि उसने टारगेट कंप्लीट नहीं किए थे, या उसके बोनस और पर्क्स उसके कम हो गए, या उसको डीमोट कर दिया गया। ये पनिशमेंट में आता है। रीइंफोर्समेंट जितना अच्छा पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, उतना अच्छा कोई रीइंफोर्समेंट नहीं है। उसके बाद हमारे पास आते हैं शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट। शेड्यूल्स, फिक्स इंटरवल शेड्यूल। अगर आपको एक फिक्स इंटरवल ऑफ टाइम के बाद आपको रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, जैसे कि हर महीने के 25 को आपको रीइंफोर्स किया जा रहा है, रीइंफोर्समेंट दिया जा रहा है, तो ये होता है फिक्स इंटरवल शेड्यूल। इसमें सैलरी देना भी आ जाता है कि आपने पूरे महीने काम किया, इससे 10 तारीख को आपको सैलरी मिलती है हमेशा। हम ना ये शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट से बाद में